आकर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु में। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। आज यानी कि 6 अक्टूबर को हम मनाते हैं विश्व सेरेब्रल पाल्सी डे। हमें से बहुत सारे लोगों को शायद ये भी नहीं होगा पता कि ये सेरेब्रल पाल्सी डे क्यों मनाया जाता है, ये क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं। और बहुत सारी अनजानी गलतियों की वजह से हमारे जो बच्चे, छोटे नवजात जो बच्चे होते हैं, कई बार वो अपना सर नहीं उठा सकते, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उनकी गतिविधियां कमजोर होती हैं और इसे हम नजरअंदाज करते चले जाते हैं, जो आगे चलकर फिर ठीक होने में मुश्किल पैदा करती है। तो किन लक्षणों के जरिए हमें सही वक्त पर इनको पहचानना चाहिए, क्या इसका ट्रीटमेंट होता है, इसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु। और इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में हमारे खास मेहमान मौजूद हैं, डॉक्टर चानन गोयल, जो कि पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपिस्ट हैं। डॉक्टर चानन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद ज्योति जी। डॉक्टर चानन, हम में से बहुत सारे लोगों को, या मैं ये कहूँ आपसे कि इसके पहले इस शब्द को हमने सुना नहीं था या इसके लक्षण क्या होते हैं ये नहीं जानते, तो ये गलत नहीं होगा। क्योंकि ज़्यादातर लोगों में ये देखा जाता है कि बच्चे जो नवजात होते हैं उनका वेट किया जाता है कि कुछ समय के बाद वो हिलने अच्छे से चलेंगे, बोलेंगे, सिर हिलाएंगे। तो वास्तव में सेरेब्रल जो पाल्सी डे हम मना रहे हैं, कितनी गंभीर होती है ये बीमारी और कब हमें इसको लेकर अवेयर होना चाहिए? जी, सेरेब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क रोग है बच्चों में जो पाया जाता है। ये बच्चों में जब वो गर्भावस्था के अंदर बच्चे रहते हैं माँ के पेट में, तब किसी तकलीफ की वजह से या डिलीवरी के दौरान किसी तकलीफ होने की वजह से या शुरू के 2 से 3 वर्ष के अंदर अगर बच्चे को कोई मस्तिष्क संबंधी परेशानी हो जाए तो उससे सेरेब्रल पाल्सी बच्चे को हो सकता है, जिससे कि उसकी जो विकास की दर है, जो नॉर्मली डेवलप करना चाहिए जिस तरह बच्चों को, वो धीमी हो जाती है। अच्छा, इसका जैसा कि आपने बताया कि एक तो गर्भावस्था के दौरान, एक डिलीवरी के समय पर या डिलीवरी के बाद 2 साल के अंदर, क्या ऐसे कुछ कारण अभी तक आप लोगों ने नोट किए हैं डॉक्टर चानन की गर्भावस्था में ऐसे क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है, या फिर डिलीवरी के टाइम पर क्या कुछ ऐसी गंभीर बातें होती हैं जिसकी वजह से सेरेब्रल पाल्सी हो सकती है? जी, आमतौर पर अगर गर्भावस्था में जो माँ है उसको किसी इन्फेक्शन हो, किसी तरह का, कुछ पर्टिकुलर तरह के इन्फेक्शन रहते हैं, टॉर्च इन्फेक्शन जिन्हें हम कहते हैं, उन इन्फेक्शन की वजह से या किसी और खाने पीने में या पोषण में उनकी कमी होने की वजह से, या किसी तरह से कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो गर्भावस्था में नहीं लेनी चाहिए, लेकिन बिना डॉक्टर की सलाह लिए कुछ मेडिसिन ऐसी ली जाएं तो उससे भी बच्चे के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इसके बाद डिलीवरी के समय पर अगर जो बच्चा है वो अपने नॉर्मल डिलीवरी होने के टाइम पर रास्ते में अटक जाए, जैसे कि वो उसका जो लेबर पीरियड है वो बहुत लंबा हो जाए, या बच्चा तुरंत डिलीवरी के बाद रोए ना, या तो फिर बच्चा जो है वो गंदा पानी अपने फेफड़ों में उसके चला जाए, तो इस तरह की परेशानियां हो सकती हैं। इसके बाद अगर बच्चा डिलीवर हो गया है, उसके बाद अगर बच्चे को पीलिया कुछ ज़्यादा ही स्तर पर चला जाए तो वो पीलिया भी बच्चे के मस्तिष्क को पे दुष्प्रभाव डाल सकता है। और अगर बच्चे को, नवजात शिशु को किसी तरह से झटके आए, जिसको हम सीजर्स या कन्वर्जन बोलते हैं, या बच्चे को सिर में चोट लग जाए, छोटे बच्चे को, तो इन सभी कारणों की वजह से सेरेब्रल पाल्सी हो सकता है। बिल्कुल, ये तो आपने बताया महत्वपूर्ण कारण। लेकिन अगर हम लक्षणों पर करें, क्योंकि ये जो चीज़ है, ये जो बीमारी है, अगर लक्षण को अगर शुरू में ही, जैसा कि हमसे आपसे जब चर्चा हुई, आपने बताया कि शुरू में ही अगर उसको पकड़ लिया जाए तो काफ़ी हद तक इसे ठीक किया जा सकता है। तो ऐसे क्या मेजर लक्षण है जिस पर हमें नवजात बच्चे के ऊपर नज़र रखनी चाहिए? जी, सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि बच्चा जो है, अगर 3 महीने की उम्र तक उसे कुछ गर्दन संभालनी चाहिए। 3 से 4 महीने की उम्र में अगर वो गर्दन सही से नहीं संभाल पा रहा है, 6 से 7 महीने की उम्र में वो सही से बैठ नहीं पा रहा है,
8-9 महीने की उम्र में बच्चे को बिना सपोर्ट के, अपने हाथ के सपोर्ट से भी बैठना चाहिए। 11 महीने का बच्चा जो है वो किसी तरह से अपने हाथ के सपोर्ट से थोड़ा सा पकड़ के खड़ा होने लगता है, और 1 साल का बच्चा जो है वो बिना सपोर्ट के भी खड़े होने लगता है, और 1 से 1.5 साल के बीच बच्चों को बिना सपोर्ट के चलना शुरू कर देना चाहिए। यदि कोई बच्चा इस समय पर अपनी ये गतिविधियां नहीं कर पा रहा है तो उसको हम डेवलपमेंटल डिले बोलते हैं, और वो सेरेब्रल पॉल्सी की वजह से हो सकता है। बिल्कुल, काफी अहम बात की, और इस बात को हमें ध्यान में रखना होगा कि हर घर में जो बड़े होते हैं उन्हें ये पता होता है कि बच्चे की जो प्रक्रिया है, जो गतिविधि है विकास की, वो उस समय पर होनी चाहिए। अगर वो नहीं हो रही है तो आपको अलर्ट होना जरूरी होगा कि कहीं ये गंभीर सेरेब्रल पॉल्सी की तरफ तो नहीं जा रहा है। डॉक्टर चानन, अगर इसके बारे में हम ये करें, थोड़ा सा इसको वर्गीकृत करें, तो क्या ये कई प्रकार की होती हैं या सब बच्चों में एक जैसा ही अपने आप को प्रेजेंट करती है? नहीं, सेरेब्रल पॉल्सी बेसिकली 4 प्रकार की हो सकती है। पहला है स्पास्टिक, जिसमें बच्चों में अकड़न होती है। अकड़न उसके या तो चारों हाथ पैरों में हो सकती है, जिसे हम क्वाड्रिप्लीजिक सेरेब्रल पॉल्सी बोलते हैं, या बच्चे में सिर्फ आधे हिस्से में, शरीर के आधे हिस्से में, या तो दाईं ओर या तो बाईं ओर वीकनेस हो सकती है, जिसको हम हेमीप्लीजिक सेरेब्रल पॉल्सी बोलते हैं। या बच्चों का हो सकता है हाथ वो ठीक से यूज कर पाते हो, लेकिन दोनों पैरों में, कमर और कमर से नीचे के हिस्से में वीकनेस ज्यादा हो और अकड़न ज्यादा हो, उसे हम डायप्लीजिक सेरेब्रल पॉल्सी बोलते हैं। इसके अलावा अगर बच्चा बहुत ही ढीला है, उसकी मांसपेशियों में बिल्कुल भी ताकत नहीं है, तो हो सकता है बच्चे को हाइपोटोनिक सेरेब्रल पॉल्सी हो। और कुछ बच्चे जो है उनका बैलेंस सही नहीं होता, अगर वो चलना सीख भी जाते हैं तो चलते चलते लड़खड़ा के गिर जाते हैं, हो सकता है ऐसे बच्चे को अटैक्सिक सेरेब्रल पॉल्सी हो। और कुछ तरह का जो अलग एक और प्रकार है इनका, वो ये है कि एथिटॉइड सेरेब्रल पॉल्सी, जिसमें बच्चा अगर कुछ मूवमेंट करने की कोशिश करता है तो वो कंट्रोल उसका मूवमेंट पे नहीं रहता, जिस तरह से वो, इसकी वजह से वो सही तरह से लिखना, बैठना, खड़े होना नहीं कर पाता। तो ये 4 प्रकार हैं, स्पास्टिक, हाइपोटोनिक, अटैक्सिक, एथिटॉइड। बिल्कुल, ये 4 प्रकार डॉक्टर चानन ने बताया, और इसके लक्षण भी बताए कि इसमें क्या क्या अपने आप को ये प्रेजेंट करता है। तो इस असामान्यता को हमें नजर रखना होगा, तभी हम इस बीमारी को समय रहते दूर कर पाएंगे। डॉक्टर चानन, सबसे बड़ी चुनौती किस तरीके से छत्तीसगढ़ में आप देखती हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में एज ए पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपिस्ट आप काम कर रही हैं, तो यहाँ पर किस तरीके के बच्चे ज्यादा अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, जो समस्या लेकर आ रहे हैं? जी, हम आमतौर पर देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो बच्चे दूर दराज से आते हैं, गांव से आते हैं, वो काफ़ी देर में जो माता पिता हैं वो लेकर आ पाते हैं, डॉक्टर को दिखा पाते हैं। उन्हें लगता है कि बच्चा अपने आप, हमने 2 से 3 साल के वर्ष तक भी माँ बाप को गर्दन खुद से संभालने का, बच्चे का वेट करते हुए देखा है। तो इतने बड़े बच्चे को, जिस उम्र में बच्चे को चलना और दौड़ना चाहिए, उस उम्र में भी बच्चा गर्दन नहीं संभाल रहा है। लेकिन जो जागरूकता की अभाव की वजह से वो सही समय पर नहीं लेके आ पाते हैं, और जितना वो देर से लाते हैं उतना उनकी मदद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, वैसे भी कहा जाता है कि अगर लक्षण शुरुआत में ही पकड़ में आ जाए बीमारी के, और खासकर अगर सेरेब्रल पॉल्सी की हम बात कर रहे हैं डॉक्टर चानन, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसका उपचार पर भी हम समझें, क्योंकि जागरूकता हम इस कार्यक्रम के माध्यम से फैला ही रहे हैं। अगर इसको बचाव हमें करना है कि अगर इसको रोका जा सके, इसके गंभीर परिणामों को, तो हमें शुरुआती जो कदम है वो किस तरीके से उठाना होगा? जी, इसके लिए ये सुझाव रहेगा कि जागरूकता के लिए इस तरह के जो माध्यम हैं, उससे जन जन तक ये बात पहुँचे कि सही समय पर बच्चे को, आपको विशेषज्ञों को दिखाना चाहिए। साथ ही अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और जो ग्राउंड लेवल पे जो हेल्थ केयर वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनको भी जागरूक कराकर वहाँ से ही अगर जल्दी रेफरल आ जाए तो इसमें आसानी होगी। साथ ही जो स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट है, जैसे बच्चों की फिजियोथेरेपी, ये अलग ही एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है अब, पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपी। तो पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपी के कोर्सेज और बढ़ें, इसकी सीट्स बढ़ें, जिससे कि स्पेशलाइज्ड फिजियोथेरेपिस्ट आगे निकले छत्तीसगढ़ से और भारत से, और वो इसके लिए स्पेशलाइज्ड काम कर सके, इन बच्चों को जितनी हो सके मदद कर सके। बिल्कुल, वैसे भी जब हम किसी खास बीमारी की चर्चा करते हैं डॉक्टर चानन, तो हम स्पेशलिस्ट के पास ही जाना पसंद
करते हैं, क्यों हमें लगता है उनके पास अनुभव ज्यादा होता है। ऐसे में जब पीडियाट्रिक यानी कि शिशु रोग विशेषज्ञ देखते हैं और यहाँ पर फिजियोथेरेपी की जरूरत पड़ती है, तो जैसा आपने कहा कि फिजियोथेरेपी में भी स्पेशलाइजेशन होता है, ये किस तरीके से काम करता है, यानी कि फिजियोथेरेपी, पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपी इस केस में कैसे काम करती है? जी, पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपिस्ट इस चीज के लिए ट्रेंड होते हैं अपने मास्टर्स कोर्स के दौरान कि वो बच्चों को किस तरह से हैंडल करें, क्योंकि बच्चों की हैंडलिंग थोड़ी अलग प्रकार की होती है बड़ों के हिसाब से। बच्चों को हम खेल में ही उनके मनोरंजन करते हुए हम उनसे ऐसी एक्टिविटीज कराते हैं जिससे उनकी मांसपेशियां इस तरह से यूज हो कि वो उनकी स्ट्रेंथ बढ़ सके, उनका बैलेंस बढ़ सके, जिससे कि वो आत्मनिर्भर बन पाए। अपने डे टू डे एक्टिविटीज में उनको इंडिपेंडेंट कराने के लिए हम काम करते हैं और बच्चों का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रखते हैं। जितना ज्यादा से ज्यादा बच्चा खुद इन्वॉल्व होके थेरेपी में पार्टिसिपेट करेगा, उतना ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मतलब बच्चों के साथ काम करने में आप लोगों को भी चैलेंजेस हैं डॉक्टर चैनन, क्योंकि अगर आप जैसे आपने बताया कि 3 महीने का बच्चा अगर सिर नहीं उठाता है, उस 3 महीने के बच्चे से या फिर जो माता पिता लेट कर चुके हैं 2 से 3 साल के बाद वो पहुंच रहे हैं, तो चुनौती डॉक्टर्स के लिए भी बहुत ज्यादा होगी। कैसे तैयार करते हैं आप लोग पूरा ये प्लान खेल का, ये मैं आपसे जानकारी लूंगी। आज हम चर्चा कर रहे हैं सेरेब्रल पाल्सी के बारे में, जो कि बच्चों से जुड़ी खास तरीके की एक तकलीफ होती है। इसे मैं तकलीफ ही कहूंगी, क्योंकि अगर इसको समय रहते आप पहचानते हैं तो ये दूर भी हो सकती है। डॉक्टर चैनल, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने कहा था कि 3 महीने में मान लीजिए ये लक्षण आपको समझ में आ गए, उस 3 महीने के बच्चे और 2 साल के बच्चे, क्योंकि एज के हिसाब से वो एक्टिविटीज, वो पूरा प्रोग्रामिंग तैयार करना, वो कितनी चुनौती होती है आपके लिए और इसमें कितनी सफलता मिलती है? जी देखिए, जितना बच्चा छोटा होगा उतना ही वो आसानी से हम उसे मोल्ड कर पाएंगे। जैसे बच्चे हम जानते हैं कच्ची मिट्टी के समान होते हैं, तो जितना छोटा बच्चा रहता है उतना उसका मस्तिष्क भी उतना फ्लेक्सिबल रहता है, प्लास्टिक रहता है। तो क्या है कि हम उसे उसके एज के अकॉर्डिंग, जो उसके इंटरेस्ट की चीजें हैं, उन चीजों को दिखाते हुए एक्टिविटीज प्लान करते हैं एज के हिसाब से। और इसमें माता पिता और भाई बहनों को भी उनके इन्वॉल्व करते हैं, क्योंकि सिर्फ थेरेपी कुछ देर की या कुछ घंटों की इनफ नहीं है। उनको 24 घंटे का मैनेजमेंट घर पे भी कैसे करना है ये भी जरूरी है। तो हम पेरेंट्स को एजुकेट और एम्पावर करते हैं कि वो भी किस तरह से बच्चों का ख्याल रख सकते हैं। थोड़े बड़े अगर बच्चे हो जाएं और अगर वो नहीं सही ट्रीटमेंट ले पाए, तो अकड़न इतनी ज्यादा बढ़ चुकी होती है कि वो फिर सीधा उनके जॉइंट्स को सीधा करना मुश्किल होता है। और साथ ही बताना चाहूंगी, कुछ भ्रांतियां भी प्रचलित हैं, जिस वजह से क्या है कि बच्चों की जॉइंट्स को आंकना या गोदना इस तरह से किया जाता है जब बच्चे चल नहीं पाते हैं, जो कि बिल्कुल नहीं कराना चाहिए। ये अंधविश्वास के तहत ऐसा कई मरीज आए हैं और हम ऐसा देखते हैं। वो बच्चों के लिए तकलीफदायक रहता है, पेनफुल रहता है और उससे कोई फायदा नहीं। काफी अहम चीज की आपने डॉक्टर चानन, इसके ऊपर मैं वापस अपने दर्शकों को याद भी दिलाना चाहूंगी। और कई बार हम ऐसी न्यूज भी चलाते हैं कि बच्चा अगर कमजोर है, वो खड़ा नहीं हो पाता है, तो उसकी कमर को हंसिए की नोक से गर्म करके आंक देते हैं, पेट को आंक देते हैं। अगर वो सिर नहीं संभाल रहा है तो उसके गले या पीठ के पास आंक देते हैं। तो ये करने की बजाय अंधविश्वास से हटके आपको डॉक्टर के पास जाना बहुत जरूरी है, जिसकी तरफ डॉक्टर चानन ने इशारा किया। बताएं डॉक्टर साहब। जी, यही मैं बताना चाहूंगी कि इस तरह के जो तकलीफदायक प्रोसीजर हैं वो बिल्कुल बच्चे को मदद नहीं करते हैं, बल्कि इससे और दुष्प्रभाव भी हो सकता है। तो जैसे ही आपको थोड़ा सा भी ये संशय हो कि बच्चे की विकास की गति धीमी है, तो जल्द से जल्द निकटतम शिशु रोग विशेषज्ञ या बच्चों के फिजियोथेरेपिस्ट से जरूर मिलना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, जिसमें डॉक्टर चानन आपने बताया कि 4 प्रकार की सेरेब्रल पाल्सी जो होती है, इसमें जो सबसे ज्यादा समस्या आती है अगर एज ग्रुप बढ़ गया है और अनजाने में माता पिता जागरूकता के अभाव में पहुंचते हैं, तो उसमें यह जानना जरूरी होगा कि क्या उनका ठीक होने के चांसेस कितने % हो जाते हैं अगर वो देर से पहुंचते हैं? जी, देखिए, जितना ये डिपेंड करता है कि बच्चे के मस्तिष्क पे कितना गहरा प्रभाव है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो मस्तिष्क में जो प्रभाव हो चुका रहता है वो तो पूरी तरह से चेंज नहीं होता है, बट अगर वो जल्दी आते हैं तो बच्चे को प्रैक्टिस से और थेरेपी से उसके बाकी के जो एक्टिविटीज हैं हम उसको आगे की ओर, जितना उसने वो पीछे गया है अपने एज के हिसाब से, उतना हम आगे बढ़ाने की उसको कोशिश करते हैं। बड़े बच्चे के साथ
ये मुश्किल होती है कि जॉइंट्स एक पोजीशन में अकड़ चुके होते हैं, तो फिर उस पोजीशन से उसको सीधा करना मुश्किल होता है, लेकिन सर्जरी इसके लिए हेल्पफुल होती है और वो इसमें काम कर सकती है। अच्छा, चूंकि ये मस्तिष्क से जुड़ी समस्या है, तो क्या ऐसा है कि ये जो समस्या है डॉक्टर जानन वो लाइफ लॉन्ग रहे, या कई बार ऐसा होता है कि बचपन में बच्चा ठीक है तो क्या बाद में किसी समय पर ये देखा जा सकता है? कई बार ये होता है कि जिसको मिर्गी का दौरा कहते हैं, अकड़ना या कपकपाना, कुछ अलग अलग तरीके की हरकतें देखने को मिलती हैं, तो क्या ये बचपन में ठीक होने के बाद में किसी उम्र में भी हो सकती है? जी, सेरेब्रल पाल्सी तो ऐसा है कि पैदा होने से लेकर अगर 2 साल की उम्र तक इसके अगर लक्षण देखने को मिलते हैं तभी हम इसे सेरेब्रल पाल्सी बोलते हैं, और इसके लक्षण बहुत माइल्ड, मतलब बहुत कम से बहुत ज्यादा तक बहुत सीवियर तक हो सकते हैं। जैसे कि जिसमें बहुत हल्के लक्षण होते हैं, वो बच्चा आपको चलता हुआ दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं दिखेगी चलने में, लेकिन जब वो दौड़ेगा या कूदेगा तो वो अपने जो एज ग्रुप के बाकी बच्चे हैं उनसे उनकी स्पीड कम रहेगी, या वो दौड़ते दौड़ते गिर जाएगा, तो वो स्कूल में जो अपने स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हैं उसमें वो उतना अपना नहीं हो पाएगा। दूसरा कैटेगरी है कि बच्चा चल तो लेगा लेकिन उसको थोड़े हल्के सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, मान लीजिए कुछ वॉकर पकड़ के या थोड़ी सी क्रचेस पकड़ के जरूरत पड़ेगी, और ज्यादा सीवियर कैटेगरी वाले बच्चों को व्हील चेयर की भी जरूरत पड़ सकती है। तो बहुत हल्के से बहुत सीवियर लक्षण हो सकते हैं। अच्छा, ये जो तीनों कैटेगरी के लक्षण आपने बताए हैं, इसमें एज ए डॉक्टर जब आप लोग ट्रीट करते हैं तो कितने % तक ये ठीक हो जाते हैं, या फिर बहुत छोटे बच्चे जो ज्यादा लक्षणों के साथ नहीं आते हैं, क्या वो नॉर्मल हो जाते हैं, पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाते हैं? जी देखिए, जो ब्रेन का डैमेज है वो पूरी तरह से, एक मस्तिष्क ऐसी चीज है जो पूरी तरह से चेंज नहीं होती अगर कोई डैमेज हो गया हो, पर अगर डैमेज कम है और सही समय पर, मतलब छोटी उम्र में बच्चा सही थेरेपी करा रहा है और पेरेंट्स ने वो पूरा कंटिन्यू किया है जैसा कि विशेषज्ञों ने उनको एडवाइस किया है, जैसी सलाह दी है, तो बहुत काफी हद तक बच्चा अपने आत्मनिर्भर बन सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि उसके मस्तिष्क में आघात कितना है और वो किस समय पर किस तरह की थेरेपी ले रहा है उस पर। ठीक है, तो ये तो थेरेपी और लक्षण और कारण वाला पार्ट हो गया। डॉक्टर चानन, अगर हम इसके शुरुआती में जाएं कि हम यही कोशिश करते हैं कि बीमारी से बेहतर है कि हम बचाव कर लें, तो हम थोड़ा सा पीछे आए, जिस समय पर प्रेगनेंसी है किसी महिला को, खास करके ग्रामीण सुदूर इलाकों में तो जब तक डिलीवरी का टाइम नहीं होता तब तक महिलाएं डॉक्टर के पास भी नहीं पहुंच पाती हैं। ऐसे समय में ये जो 9 महीने होते हैं प्रेगनेंसी के, क्या इस समय पर अगर हम ध्यान दे रहे हैं अपनी सेहत को, इस समय इन्फेक्शन से महिला को बचा लिया जाए, तो क्या इसको हम बचाया जा सकता है उस बच्चे को? जी बिल्कुल, इसके चांसेस कम किए जा सकते हैं, जो रिस्क है वो कम किया जा सकता है अगर जो गर्भवती महिला है उसकी सही से देख रेख हो, साफ सफाई उसके आसपास अच्छी रहे, जिससे इन्फेक्शन का खतरा कम से कम रहे गर्भवती महिला को, और उसके आहार पर विशेषकर ध्यान दिया जाए, उसके और जो भी तकलीफें उसे आ रही हैं प्रेगनेंसी के दौरान उसमें अपने हिसाब से दवाई ना ली जाए, डॉक्टर की सलाह के बिना कोई अलग से अपना इलाज ना किया जाए, और लगातार डॉक्टर के संपर्क में बने रहना, जिससे जो डॉक्टर हैं वो समय समय पर बच्चे के जो गर्भ में पल रहा है उसकी ग्रोथ को भी वो ध्यान दे पाए, ये अगर हम ख्याल रखें। और दूसरा ये कि हमेशा जो डिलीवरी है वो हॉस्पिटल में कराएं। घर में अगर डिलीवरी होती है तो अगर बच्चे को किसी प्रकार की तकलीफ होती है और वहां डॉक्टर अवेलेबल नहीं होते हैं तो बच्चे की परेशानी बढ़ सकती है। डिलीवरी वाला पॉइंट भी हम इसीलिए उठा रहे हैं क्योंकि सरकार बहुत सारी अभी योजनाएं भी चला रही है डॉक्टर चानन की महिलाओं की डिलीवरी हॉस्पिटल में हो, क्योंकि ज्यादातर जो जिक्र आपने भी किया कि डिलीवरी के समय पर अगर बच्चे के मस्तिष्क में वहां पर चोट लग रही है, डिलीवरी में टाइम बहुत ज्यादा हो गया या वहां पर इन्फेक्शन हो गया तो भी आपका बच्चा संक्रमित हो सकता है। तो बेहतर होगा कि हॉस्पिटल में डिलीवरी करा जाए। इसके लिए मोटिवेट मैं चाहूंगी कि आप जरूर करें। जी, हॉस्पिटल की डिलीवरी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर बच्चे में पैदा होते ही किसी भी तरह की उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है तो उस समय डॉक्टर और हॉस्पिटल का जो सेटअप रहता है वो ज़रूरी होता है, जिससे जल्द से जल्द बच्चे को जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी की जा सकती है, जिससे बच्चे के मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी ना हो या कम से कम हो।
बिल्कुल। खान पान न्यूट्रिशन पर भी मैं थोड़ी सी चर्चा डॉक्टर चानन करूंगी, क्योंकि कई बार ये होता है कि बच्चा अगर बहुत दुबला पतला है, कमजोर है, अगर वो ठीक से नहीं चल पा रहा है, तो गांव में जो जागरूकता नहीं है उनको लगता है कि उनका बच्चा अच्छे से खा नहीं रहा है, इसलिए तंदुरुस्त नहीं है। तो क्या कुपोषण की वजह से भी ये हो सकता है या इसकी वजह से कुपोषण हो सकता है? क्या दोनों का कोई संबंध है? जी, जैसा कि मैंने बताया कि गर्भावस्था में अगर माँ का पोषण कम रहता है, उसका हीमोग्लोबिन कम रहता है, तो भी ये चांस ज़्यादा रहता है कि बच्चे का भी वजन जो होगा वो कम होगा। और कम वजन के बच्चे या प्री मैच्योर बच्चे जो अपने समय से 9 महीने के पूर्व जल्दी डिलीवरी हो जाती है या जिनका वजन कम रह जाता है, उनको और ज़्यादा रिस्क रहता है कि सेरेब्रल पाल्सी हो। तो गर्भावस्था में माँ का खाना पीना और इसके साथ जब वो दूध पिलाती हैं बच्चे को, तभी भी माँ का पोषण बहुत जरूरी है। इसमें भी कई भ्रांतियां प्रचलित हैं कि माँ को फल नहीं खिलाने चाहिए, माँ को दूध और दूध से बनी चीजें नहीं खिलानी चाहिए, नहीं तो माँ को सर्दी होगी और बच्चे को सर्दी हो जाएगी, जो कि मिथ है। एक मिथ्या है कि माँ के फल खाने से ये होगा, जबकि माँ को जब पोषण मिलेगा, विटामिन मिलेगा और कैल्शियम मिलेगा दूध से और दूध की बनी चीजों से, तभी ये विटामिन और कैल्शियम जो है वो बच्चे को दूध के माध्यम से मिल पाएगा। दूसरा जो अहम सवाल, मुझे लगता है शायद ये आखिरी सवाल हो, वो ये कि फिजियोथेरेपिस्ट की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि डॉक्टर से आपने दिखा दी, दवा इंजेक्शन आपने करा दी तो उसी से ही इलाज होता है। फिजियोथेरेपी कितना बड़ा रोल अदा करता है ऐसे बच्चों के ट्रीटमेंट के लिए? जी, ये फिजियोथेरेपी सेरेब्रल पाल्सी के बच्चों के लिए मुख्यतः मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट, मतलब एक मुख्य धारा ट्रीटमेंट है, क्योंकि बच्चे में किसी और प्रकार से उसकी ताकत बढ़ाना या किसी और प्रकार से उसके जोड़ों का जो रेंज है वो बढ़ाना या उसका बैलेंस इंप्रूव करना या उसके जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन, मतलब जो वो विकास की गति उनकी जो धीमी रहती है, उसको वापस उसको बैठना, खड़ा होना, चलना सिखाना, उसके लिए दूसरा और कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि एक्सरसाइज से ही बच्चा जो है उसकी मांसपेशियां मजबूत हो सकती हैं। और इसमें एक टीम की जरूरत होती है। फिजियोथेरेपी के अलावा जो मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ होते हैं, बच्चों के न्यूरोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियन, शिशु रोगी विशेषज्ञ, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो बच्चों को अपने हाथ से चीजें करना सिखाते हैं, जैसे कि लिखना, खुद से खाना, खुद से अपने हाथ से अपनी दिनचर्या की चीजें करना, स्पीच थेरेपिस्ट अगर बच्चा सही से बोल नहीं पाता है तो उनकी बातों के लिए या कम्युनिकेशन के लिए उनको सिखाना। तो ये पूरी टीम की जरूरत होती है, जिसमें टीम में मुख्य रोल जो है मैं कहूंगी कि बच्चे और पेरेंट्स का होता है, क्योंकि जितना उनका अच्छा अपनी तरफ से कोशिश रहेगी उतना ही अच्छा मेडिकल टीम उनको हेल्प कर पाएगी। तो काफी अहम विषय पर, गंभीर विषय पर आपने काफी विस्तार से जानकारी दी डॉक्टर चानन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए स्टूडियो पर। थैंक यू। तो हेल्थ गुरु में आज हमने चर्चा की सेरेब्रल पाल्सी के बारे में। कहने के लिए तो ये शब्द बहुत कठिन है, लेकिन इसके लक्षण बहुत आराम है। अगर आपका समय पर बच्चा वो गतिविधियां नहीं कर रहा है जो उसे अपने उम्र के साथ में करनी चाहिए, तो ये संकेत है कि आप अलर्ट हो जाइए और अपने एक्सपर्ट डॉक्टर से कंसल्ट करिए ताकि आपका बच्चा सामान्य जिंदगी जी सके। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।